चालू है। हाँ, ध्यान दीजिए बच्चों। देखिए, सिंथेसिस आप लोग पढ़ चुके हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, इसमें हर तरह के रूल्स पढ़ चुके हैं। अब तीनों नियम के, सिंपल के भी, कॉम्प्लेक्स भी, कंपाउंड के भी, मिसलेनियस यानी मिक्स वर्ड, एक रिवीजन के तौर पर। और ये हम इस सप्ताह में सिंथेसिस के मिसलेनियस के वाक्य ही चलाएंगे, बहुत ध्यान देना। देखिए, जैसे पहला वाक्य, द बॉय रोट ए लेटर, द बॉय वेंट टू स्कूल। पहला सेंटेंस है द बॉय रोट ए लेटर, द बॉय वेंट टू स्कूल। यानी हर वाक्य को हम सिंपल में भी बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स में भी बनाएंगे और कंपाउंड में बनाएंगे। समझना कौन सा नियम लग रहा है। देखिए, पहला वाक्य द बॉय रोट ए लेटर, द बॉय वेंट टू स्कूल। आप देख रहे हैं दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट सेम है और दोनों के बीच में इंटरवल, अवकाश संभव हो रहा है, गैप। लड़के ने एक पत्र लिखा, वो स्कूल गया, यानी पत्र लिखने के कुछ देर बाद भी स्कूल जा सकता है। यानी दोनों वाक्यों के बीच में इंटरवल, अवकाश है। तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल का रूल लगेगा। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या है कंडीशन कि प्रत्येक वाक्य सब्जेक्ट सेम हो तथा दोनों वाक्यों के कार्यों के बीच में अवकाश संभव हो। तो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग लगता है। वर्ब क्या है, राइट है और राइट की थर्ड फॉर्म रिटेन। तो रिटेन के पहले अगर हम हैविंग लगा देंगे तो ये वाक्य परफेक्ट वाक्य बन जाएगा। हैविंग सिंपल, हैविंग रिटेन अ लेटर। अब जिसके लिए पार्टिसिपल यूज और सब्जेक्ट होना चाहिए, कामा लगा के द बॉय वेंट टू स्कूल, यानी पत्र लिखकर लड़का स्कूल गया। परफेक्ट पार्टिसिपल से वाक्य बना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट तो सेम होंगे लेकिन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का अवकाश संभव नहीं होगा, क्विक एक्शन होगा। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है कि सब्जेक्ट सेम होंगे लेकिन दोनों के बीच में अवकाश संभव होगा, जो इस वाक्य में है। अब इसका हम कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे। देखिए, द बॉय रोट लेटर, एक लड़के ने एक पत्र लिखा, द बॉय वेंट टू स्कूल, वो स्कूल चला गया। एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करेंगे, लड़का जिसने एक पत्र लिखा स्कूल चला गया, हु का प्रयोग, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, तो बन जाएगा द बॉय हु। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका एंटेसिडेंट प्रोनाउन है द बॉय है। द बॉय हु आगे रोट अ लेटर, कामा वेंट टू स्कूल, लड़का जिसने एक पत्र लिखा स्कूल गया। तो यहां पर नियम कहां अप्लाई हुआ, ये रिलेटिव प्रोनाउन हु और उसका एंटेसिडेंट बॉय, दोनों के बीच में कोई भी टेंस अप्लाई नहीं होगा। द बॉय हु रोट ए लेटर वेंट टू स्कूल, ये हो गया कॉम्प्लेक्स। अब कंपाउंड में एक चीज ध्यान देना कि जो सेंटेंस पार्टिसिपल से बनेंगे सिंपल में, वही सेंटेंस कंपाउंड में कम्युलेटिव कंजंक्शन एंड से बना दीजिए। तो आप जब इसको बनाएंगे तो हो जाएगा द बॉय रोट अ लेटर एंड वेंट टू स्कूल, एंड वेंट टू स्कूल। एक लड़के ने एक पत्र लिखा और स्कूल चला गया। तो सिंपल बना हैविंग रिटन ए लेटर, द बॉय वेंट टू स्कूल। कॉम्प्लेक्स बना द बॉय हु रोट ए लेटर वेंट टू स्कूल, और कंपाउंड बना द बॉय रोट ए लेटर एंड वेंट टू स्कूल। इसलिए तीनों को एक ही वाक्य में अप्लाई कर रहे हैं ताकि डिफरेंस क्लियर होता जाए। नहीं पता चला टेस्ट में एग्जाम में पूछेगा सिंपल, आप बना देंगे कॉम्प्लेक्स, पूछेगा कॉम्प्लेक्स बना दोगे कंपाउंड, तो तीनों का अंतर देखते जाइए। देखिए अगला सेंटेंस,
आई हैव 2 बुक्स, मेरे पास 2 किताबें हैं। आई हैव टू रीड देम, मुझे उन्हें पढ़ना है। यानी मेरे पास 2 किताबें हैं, उद्देश्य क्या है? उनके पढ़ने का। तो सिंपल में इन्फिनिटिव का प्रयोग कैसे? और इन्फिनिटिव क्या होता है? किसी भी वर्ब के पहले अगर हम टू का प्रयोग कर दें तो इन्फिनिटिव बन जाता है। एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है जो कि नाउन की तरह कार्य करती है। तो जब इसको हम बनाएंगे तो आई ये सिंपल, यहाँ पर ये सिंपल, ये कॉम्प्लेक्स और ये कंपाउंड। यहाँ पर ये सिंपल तो बनाएंगे आई हैव 2 बुक्स टू रीड। ये देखिए इन्फिनिटिव यूज हो गया, टू रीड, ये नियम लग गया। वर्ब के पहले टू, यानी मेरे पास पढ़ने के लिए 2 किताबें हैं। यानी मेरे पास 2 किताबें हैं, उद्देश्य क्या? मुझे उन्हें पढ़ना है। अब यही बात अगर हमें कॉम्प्लेक्स में बनाना हो तो वही एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग है। मेरे पास 2 पुस्तकें जिन्हें मुझे पढ़ना है, बुक्स के लिए विच का प्रयोग कर दीजिए तो सेंटेंस बन जाएगा आई हैव 2 बुक्स टू स्टडी। कॉम्प्लेक्स आई हैव 2 बुक्स विच, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका एंटेसिडेंट है बुक्स, नियम लग गया यहां पर। विच आई हैव टू रीड, यानी मेरे पास 2 पुस्तकें हैं जिन्हें मुझे पढ़ना है। अब अगर हम इसको कंपाउंड में बनाएं तो कैसे बनेगा? कंपाउंड में आप कॉम्युलेटिव कंजंक्शन एंड का प्रयोग कर लीजिए। मेरे पास चूंकि समान पद है, सब्जेक्ट सेम है, मेरे पास 2 पुस्तकें हैं और उन्हें मुझे पढ़ना है। तो हम बना देंगे कि आई हैव 2 बुक्स एंड आई हैव टू रीड देम। या एंड कॉम्युलेटिव कंजंक्शन यूज हो गया। तो ये है सिंपल, ये है कॉम्प्लेक्स, ये है कंपाउंड। तो सिंपल बना आई हैव 2 बुक्स टू रीड, देम हट जाएगा, देम का प्रयोग बुक्स का हुआ। कॉम्प्लेक्स बना आई हैव 2 बुक्स विच आई हैव टू रीड, यानी मेरे पास 2 पुस्तकें जिन्हें मुझे पढ़ना है। और कंपाउंड बना आई हैव 2 बुक्स एंड आई हैव टू रीड देम, मेरे पास 2 किताबें हैं जिन्हें मुझे और उन्हें मुझे पढ़ना है। अब देखिएगा अगला सेंटेंस है आई वांट टू टेक द पेन, इट इज लाइंग ऑन द टेबल। मेरे पास, मैं एक पेन लेना चाहता हूं, ये मेज पर पड़ा हुआ है। पहला सेंटेंस पार्टिसिपल से बनेगा। कैसे बनेगा? और पार्टिसिपल का प्रयोग वाक्य के बीच में होगा। इस टाइप के एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे। तो पहला वाक्य बनेगा सिंपल में आई वांट टू टेक द पेन। अब जब पार्टिसिपल का प्रयोग वाक्य के बीच में करते हैं तो जिसके लिए पार्टिसिपल यूज होता है वो उसके ठीक पहले होता है। जब पार्टिसिपल का प्रयोग वाक्य शुरू में करते हैं तो जिसके लिए पार्टिसिपल का प्रयोग होता है वही सब्जेक्ट वाक्य में होता है। तो यहां पर पार्टिसिपल बीच में हो रहा है लाइंग, यानी आई वांट टू टेक द पेन लाइंग, और लाइंग यहां पर पार्टिसिपल का काम कर रहा है किसके लिए? पेन के लिए। आई वांट टू टेक द पेन लाइंग ऑन द टेबल। समझते जाना, यानी मैं मेज पर पड़ा हुआ पेन लेना चाहता हूं, ये वाक्य बना। मैं मेज पर पड़ा हुआ पेन लेना चाहता हूं। कॉम्प्लेक्स में फिर यहां पर एडजेक्टिव क्लॉज यूज हो रहा है। मैं लेना चाहता हूं पेन जो कि मेज पर पड़ा हुआ है। तो जब बनाएंगे तो आई वांट टू टेक द पेन, और पेन के लिए नॉन लिविंग है विच, ये रिलेटिव प्रोनाउन, इसका एंटेसिडेंट पेन हो गया विच इज lying on the table।
यानी मैं लेना चाहता हूं पेन जो कि मेज पर पड़ा है। अब इसका कंपाउंड, तो देखिए कंपाउंड में मैंने लास्ट में नियम पढ़ाया था रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग, जो कि एडजेक्टिव क्लास कॉम्प्लेक्स की तरह बनता है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कामा लग जाएगा। तो इसी वाक्य में अगर हम विच के पहले कामा लगा दें तो कंपाउंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों वाक्य में कॉन्टिन्यूटी है, निरंतरता है, और कॉन्टिन्यूटी का बोध होने पर ही हम रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके कंपाउंड बनाएंगे। तो इसका कंपाउंड बन जाएगा आई वांट टू टेक द पेन विच। अब देखिए ये विच के पहले अगर हम कामा लगा दें तो ये कंपाउंड हो जाएगा, विच इज लाइन ऑन द टेबल, ये बन गया। इसका भी मतलब वही है जो इसका है, मैं लेना चाहता हूं पेन जो कि मेज पर पड़ा है। अंतर क्या है? अगर कामा नहीं लगाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन के पहले तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कामा लगाएंगे तो वो कंपाउंड हो जाएगा। समझ गए? देखिए अगला पेन, आई एम श्योर आई विल फिनिश द वर्क। अब देखिए मुझे विश्वास है, आई विल फिनिश द वर्क, कि मैं कार्य समाप्त कर लूंगा। मुझे विश्वास है किस उद्देश्य के लिए? कि मैं कार्य समाप्त कर लूंगा। पहला इंफिनिटिव से बन जाएगा, तो आई एम श्योर टू फिनिश द वर्क, टू फिनिश द वर्क, यानी वाक्य बना मैं कार्य समाप्त करने के लिए निश्चिंत हूं, कि मैं कार्य समाप्त कर लूंगा। यह इंफिनिटिव का प्रयोग हो गया यहां पर, टू फिनिश, क्योंकि उद्देश्य प्रकट हो रहा है। अब यही सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में आपने एक नियम पढ़ा था नाउन क्लास का, और नाउन क्लास में कंजंक्शन आपने पढ़ा था कि दैट, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, इफ या वेदर। तो यहां पर ऑब्जेक्ट टू द वर्ब के आधार पर दैट का प्रयोग कर देंगे। आई एम श्योर, ये सिंपल, यहां पर ये कॉम्प्लेक्स, ये कंपाउंड, और ये सिंपल हो गया। कॉम्प्लेक्स में आई एम श्योर, और ये दैट, आई विल फिनिश द वर्क। मतलब हुआ मुझे विश्वास है कि मैं कार्य समाप्त कर लूंगा। ये ऑब्जेक्ट टू द वर्ब से बना, आई विल फिनिश द वर्क, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब एंड श्योर। अब इसका कंपाउंड कैसे बनाएंगे हम? तो कंपाउंड बनाएंगे कम्युलेटिव कंजंक्शन से। कैसे? आई विल फिनिश द वर्क, इस वाक्य को पहले ले लेंगे, आई विल फिनिश द वर्क, मैं कार्य समाप्त कर लूंगा, एंड आई एम श्योर ऑफ इट, और मैं इस बात के लिए निश्चित हूं। एंड आई एम श्योर ऑफ इट, ये एंड लग गया, इसने कंपाउंड बना दिया। कैसे? कि मैं कार्य समाप्त कर लूंगा और मैं इस बात के लिए विश्वस्त हूं, निश्चित हूं। देखिए अगला सेंटेंस, ही इज वीक, ही इज रेडी टू रन, जरा वाक्य पर ध्यान देना। देखिए दोनों वाक्यों में विरोधाभास है, वो कमजोर है, वो दौड़ने के लिए तैयार है। जब वो कमजोर है तो उसको दौड़ने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। तो सिंपल में इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग बताया था, प्रीपोजिशन के साथ जीवन का प्रयोग। तो ये जब सिंपल बनाएंगे तो सिंपल बन जाएगा इन स्पाइट ऑफ बीइंग वीक, ही इज रेडी टू रन, कामा लगा के, रेडी टू रन, ये सिंपल बन गया। आपको बताया था कि जो वाक्य सिंपल में इन स्पाइट ऑफ से बनेंगे वही वाक्य कॉम्प्लेक्स में कंपाउंड आल्दो से बनेंगे। यद्यप वह कमजोर है फिर भी
दौड़ने के लिए तैयार है। तो आल्दो का प्रयोग कर देंगे। कैसे? आल्दो ही इज वीक। और जब आल्दो का प्रयोग करेंगे तो बट कभी नहीं लगेगा, कामा लगा देंगे। कामा ही इज रेडी टू रन, ये बन जाएगा। अब इसका कंपाउंड, तो जो सेंटेंस सिंपल में इन स्पाइट ऑफ से बनेंगे वो कॉम्प्लेक्स में आल्दो से बनेंगे, और कंपाउंड में एडवर्सेटिव कंजंक्शन बट येट स्टिल का प्रयोग करके बना सकते हैं। तो हम इसको आगे बना दे रहे हैं। यहां पर कंपाउंड में हो जाएगा कि ही इज वेरी वीक, बट ही इज रेडी टू रन, ये बन गया। यानी सिंपल इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी वीक, इन स्पाइट ऑफ बीइंग वीक ही इज रेडी टू रन, यानी कमजोर होने के बावजूद वो दौड़ने के लिए तैयार है। जो वाक्य सिंपल में इन स्पाइट ऑफ से बनेंगे, कॉम्प्लेक्स में आल्दो से, आल्दो ही इज वीक कामा ही इज रेडी टू रन, यद्यपि वो कमजोर है फिर भी दौड़ने के लिए तैयार है। आल्दो का प्रयोग करेंगे तो बीच में बट नहीं लगेगा, येट लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि कामा लगाइए। और कंपाउंड बनेगा ही इज वेरी वीक बट ही इज रेडी टू रन, ये कंपाउंड है और ये कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरह से मैंने हर वाक्य तीनों एक साथ बताया, इसलिए ताकि डिफरेंस क्लियर होता जाए। समझ गए ना? बाकी आप लोग एक्सरसाइज करो, जो वाक्य ना आवे वो मेरे पर्सनल नंबर में आप पूछ सकते हो, ठीक है? और ये मैं रिवीजन 4-5 दिन कराऊंगा। ओके।